हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस टेस्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसमें जो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस थे, तो इस वीडियो में हम लोग उस सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो अंत तक देखना। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है, चूज़ द राइट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स बताना है हमको, ठीक है। वर्ड्स है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है। तो फ्रेजाइल का मतलब आप बोल सकते हो वो चीज़ जो बहुत ही नाजुक हो, है ना। नाजुक हो, भंगुर हो, यानी आसानी से जिसे तोड़ा जा सके, ठीक है। मृद टाइप की हो, बहुत ही कमज़ोर हो, नाजुक हो। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? टिकाऊ। ये तो जस्ट एंटोनिम्स हो गया ना। और रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब भी क्या हो गया? जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, टिकाऊ है। तो ये तो सेमी मतलब हुआ, इसका सेमी मीनिंग हुआ ना। और टफ। टफ का मतलब भी क्या हुआ? टफ का भी मतलब यही हुआ कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कड़ा है, मजबूत है, टिकाऊ है। तो ये तीनों कहीं ना कहीं अपने में सिमिलर मीनिंग रखते हैं। तो ये तीनों तो होगा नहीं, ये तीनों तो जस्ट एंटोनिम्स हो गया इसका। तो इसका सिनोनिम्स पूछा है तो ब्रेकेबल जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेकेबल का भी मतलब यही होता है जो एकदम मतलब जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, नाजुक टाइप की चीज़ है ना। वीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, है ना। और ये जो है, ये तीनों यानी ड्यूरेबल, रॉबस्ट और टफ, ये क्या है? इसके जस्ट एंटोनिम्स है। यानी ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, टिकाऊ है ना, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस तरह से बोल सकते हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? तो पता होगा आपको, तो इजीली आप टिक कर सकते हो। इसका भी सिनोनिम्स बताना है। तो इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, ठीक है, यानी बहुत ही फेमस टाइप का। तो अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा गाइज? क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, साधारण टाइप का जो हो उसे ऑर्डिनरी बोलते हैं, है ना। इन्फेरियर। इन्फेरियर का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं होगा। इन्फेरियर का मतलब होता है जो बहुत ही नीच टाइप का हो, हीन टाइप का हो, लो टाइप का, उसे इन्फेरियर बोलते हैं। फेमस। तो फेमस, जी हाँ, इसका राइट आंसर फेमस हो जाएगा। क्योंकि इमिनेंट का भी मतलब प्रसिद्ध होता है, महत्वपूर्ण होता है, और फेमस का भी मतलब वही होता है, प्रसिद्ध और प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम्स हो गया वो क्या होगा? फेमस हो जाएगा। और अननोन का ये भी नहीं होगा। अननोन तो पता है सबको क्या होता है इसका मतलब। इसका मतलब अज्ञात होता है, ठीक है। अननोन का मतलब क्या होता है? अज्ञात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी करते रहो, ठीक है। चलो अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बताना है हमको, ठीक है। वर्ड्स जो दिया है वो दिया है इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो एकदम हार्ड टाइप का हो, ठीक है। मतलब आप लोग बोल सकते हो हार्ड, मतलब जो बहुत ही कठोर टाइप का हो, ठीक है, हार्ड टाइप का हो, अटल हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको इनफ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे हार्ड, अटल हो गया, ठीक है। ड्रीड हो गया, मतलब बोल सकते हो आप लोग ड्रीड है वो अपनी बातों पर। कड़ा है, ठीक है, वो मतलब टस से मस नहीं होता है, मतलब एक तरह से बोलते नहीं है वो, अटल टाइप का हो ही गया है, मतलब बहुत ही हार्ड है, कड़ा है, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, एंटोनिम्स देखना है ना हमको। तो फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है? फर्म का भी मतलब यही होता है, क्या? अटल, ड्रेन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत टाइप का। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब यही होता है। और स्टीफ। स्टीफ का भी मतलब यही होता है, यानी अटल, ड्रेन टाइप का, है ना, कड़ा, हार्ड भी बोल सकते हो। तो इन तीनों का मीनिंग जो है वो सेम होता है, क्या? अटल, ड्रेन और मतलब हार्ड टाइप का, और कड़ा, कड़ा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये तो जस्ट क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया ना। और बताना क्या है हमको? एंटोनिम्स बताना है। तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब मैं क्या बताया था? हार्ड, कड़ा, अटल। और इल्डिंग का मतलब क्या होता है? इल्डिंग का मतलब होता है लचीला, ठीक है, एकदम मतलब बोल सकते हो मान लेने वाला, ठीक है। वो ड्रेन टाइप का व्यक्ति नहीं है, कड़ा नहीं है, वो ईजिली मतलब किसी भी बात को मान लेता है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, यील्डिंग, ठीक है। और ये जो तीनों थे ये क्या थे? ये इसके सिनोनिम्स थे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था? एंटोनिम्स पूछा गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो मैं एक क्वेश्चन को बार बार समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो फिक्स हो जाए, मतलब इसीलिए मैं बार बार एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता हूँ। हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है इंग्लिश में, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए जो एक ही क्वेश्चन को मतलब कई बार रिपीट करता हूँ ताकि उनके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एंटोनिम्स। नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? तो देखो डिफ्यूज़ का मतलब होता है, आप बोल सकते हो फैलाया हुआ, यानी मतलब छितरा देना एक टाइप का, ठीक है, फैला देना। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। तो डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? तो डिस्पर्स का भी मतलब होता है फैलाना। तो ये तो सिनोनिम्स हो गया ना, पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है, इसका विपरीत शब्द पूछा गया है। लूज़, लूज़ का मतलब क्या होता है? एकदम ढीला कर देना। तो किसी चीज़ को लूज़ करोगे तो ढीला करोगे तो वो भी तो फैल ही जाएगा ना, समझ रहे हो ना बात को? तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ये भी मेरा सिनोनिम्स हो गया। और रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब यहाँ पर होता है पर्यटन, ठीक है, पर्यटन, जो इसका तो कोई लेना देना है नहीं। और कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है केंद्रित, ठीक है। तो एक तरफ जो है उसको डिफ्यूज कर दिया गया, फैला दिया गया किसी भी चीज़ को, और एक तरफ जो है उसको केंद्रित कर दिया गया, यानी उसको समेट के केंद्र, मतलब बोलते नहीं है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड करो, तो उसको केंद्रित कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ जो है इसका बेस्ट जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूँ। डिफ्यूज़ का मतलब फैलाना होता है, डिस्पर्स का भी मतलब फैलाना होता है, और लूज़ का मतलब ढीला टाइप का होता है, और रैम्बलिंग, रैम्बलिंग का मतलब होता है पर्यटन। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है, मतलब इसका जस्ट क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़ का जस्ट ये एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी उसको केंद्रित कर देना है, मतलब एक जगह समेट के कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव राइट वर्ड। तो यहाँ पर जो है हमको राइट वर्ड्स बताना है, किसका, मिसलेनियस का और कलिक का। तो आई होप सबका ये ठीक होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो इसका मिसलेनियस, मिसलेनियस का जो राइट वर्ड होगा वो होगा MISCELLANEOUS। तो किस किस ने ये लिखा था, ऐसा वर्ड लिखा था टेस्ट में, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। किस किस ने बिल्कुल इसी तरह लिखा था मिसलेनियस, उसका सही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस ने लिखा था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कलिक। कलिक का भी स्पेलिंग जो है यहाँ पर गलत दे रखा है, तो इसका भी जो सही स्पेलिंग होगा वो होगा COLLEAUGE। कलिक, कलिक का मतलब क्या होता है? कलिक का मतलब होता है दोस्त, सहपाठी, सहकर्मी, ठीक है। तो इसका जो राइट वर्ड है ये होगा। तो बताओ जल्दी से किस किस का राइट था, किस किस का ये दोनों राइट था, जल्दी बताओ मुझे। तो चलिए अब देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर हमको ब्लैंक्स को जो है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल, यानी हमको यहाँ पर ब्लैंक्स जो है वो फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है रीमा हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर हर टीचर डैश 3 वीक्स। तो रीमा जो है अपने शिक्षक का यहाँ इंतज़ार कर रही है 3 वीक से। तो ये जो टेंस है, पहले तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ये आइडेंटिफाई करो कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि टेंस कौन सा है, देन आप लोग ईजिली देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, फॉर, फ्रॉम, सिंस, ऑन। तो सबको मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि यहाँ फ्रॉम तो होगा नहीं, ऑन होगा नहीं, फॉर या सिंस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि यहाँ पर फॉर का यूज करें या सिंस का यूज करें हम लोग। तो बहुत ही लोग आंसर सही करेंगे, ठीक है, बहुत ही लोग बोलेंगे सर फॉर होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर सिंस होगा। तो आइए अब जान लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैं आपको उस दिन भी बताया था वीडियो में, देखो ये सेंटेंस हो जाएगा रीमा हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर हर टीचर फॉर 3 वीक्स। अब यहाँ पर फिर से मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि फॉर और सिंस का प्रयोग कहाँ करना है आपको, ठीक है। तो देखो आप लोग हमेशा याद रखना फॉर का प्रयोग
अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ फोर का प्रयोग करना है। अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब जैसे हो गया 2 ईयर्स, ठीक है। मंथ्स लिख लो अगर आप लोग लिखना चाहो तो, वीक्स, डेज, आवर्स, ETC, ठीक है। मतलब 2 आवर्स, मंथ्स और वीक्स, डे, आवर, ये सब दिया हो यानी ये अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? फोर का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखना फोर का प्रयोग करेंगे। और अब मैं बता देता हूँ सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग जो है वो आपको करना है किस में? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, लिख लो आप लोग, एक काम करो लिख ही लो क्योंकि आप लोग को याद रहेगा। तो मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, संडे हो गया, मंडे हो गया, लास्ट डे हो गया, ठीक है, लास्ट नाइट हो गया। तो ऐसे में मतलब ये जब जो दिया होगा वर्ड तो आपको जो है सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना इज मैरिड डैश मिस्टर ठाकुर। तो बीना की शादी हुई किससे? मिस्टर ठाकुर से। तो अब इसमें जो है फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा किसके साथ? मैरी के साथ। तो मैरी के साथ गाइज हमेशा याद रखना फिक्स प्रीपोजिशन आता है। तो कौन सा आता है? पहले आप लोग आंसर दो मुझे इसका, फिर मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मैरी के साथ एट का प्रयोग होगा या विथ का प्रयोग होगा या बिटवीन का प्रयोग होगा या टू का प्रयोग होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो गाइज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैरी है, मैरी का मतलब होता है शादी करना, इसके साथ जो फिक्स प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है। तो मैरी के साथ हमेशा याद रखना फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑप्शन मेरा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का ही प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मैरी हो गया, ओके, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ होना, इसके भी साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। इंजीरियस, इंजीरियस के भी साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो ठीक है। और एक चीज़, एक दो और लिख लो, रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? संबंधित होना, इसके साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। और एडिक्टेड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडिक्टेड, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट ही कर लेना है, पूछ लिया जाता है। एडिक्टेड के साथ मतलब किसका प्रयोग होता है? तो टू का प्रयोग होता है, याद रख लेना। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एडिक्टेड वर्ड दे देगा। जैसे अगर मैं बोलूँ ही इज एडिक्टेड डैश एल्कोहल, तो बताओ क्या होगा? ही इज एडिक्टेड डैश एल्कोहल, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो, तो इसको लाइक जल्दी से करते रहो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए पार्टी ही इज़ ऑलवेज, यानी पार्टी में वो हमेशा क्या रहता है? इन हाई स्पिरिट्स, इन लो स्पिरिट्स, इन ए जिफी या इन द मायर। तो देखो ये यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस आ गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को इस इडियम, यानी ये चारों जो हैं ये इडियम फ्रेजेस हैं, इनका मतलब हमको पता होगा, देन हम लोग यहाँ पर फिल कर पाएंगे, वरना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ से इसका सब मतलब जान लेते हैं। इन ए हाई स्पिरिट, इन ए हाई स्पिरिट का मतलब होता है प्रसन्नचित, यानी चेयरफुल टाइप का, है ना, मतलब बहुत ही आनंदमय हो उसको बोलते हैं चेयरफुल, ठीक है। अब इन लो स्पिरिट्स, इनका मतलब क्या होता है? इन लो स्पिरिट, इसका मतलब होता है अनहैप्पी, यानी अनहैप्पी का मतलब सबको पता है, नाखुश, अप्रसन्नचित्त बोल सकते हो। इन जिफी, इन जिफी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो ना, मतलब बहुत ही, मतलब विशिष्ट, बहुत ही बोल सकते हो कि बहुत ही शानदार, है ना। और इन द मायर, इन द मायर इसका मतलब क्या होता है? तो इन द मायर का मतलब होता है इन डिफ़िकल्टीज़, यानी कठिन सिचुएशन में, विषम परिस्थिति में बोल सकते हो इन डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। तो अब बताओ मुझे यहाँ से, अब तो पता चल ही गया होगा कि इस सेंटेंस में किस इडियम एंड फ्रेजेस का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो सबको पता है कि भाई वो पार्टी में क्या करेगा, बताओ। क्या वो मतलब अनहैप्पी रहेगा, यानी इन ए लो स्पिरिट रहेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो इन ए जिफी रहेगा, यानी इसका कहने का मतलब वो आउटस्टैंडिंग रहेगा, शानदार रहेगा? बिल्कुल नहीं।
क्या वो इन द मैर रहेगा, यानी मतलब पार्टी में गया तो डिफ़िकल्टी में रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो रहेगा इन ए हाई स्पिरिट, मतलब एकदम चीयरफुल टाइप का, मतलब एकदम खुश रहेगा। पार्टी में कोई भी जाता है तो खुश ही रहता है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यानी ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन था ये। तो इन ए हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या हो जाएगा? चीयरफुल, यानी प्रसन्नचित्त टाइप का व्यक्ति जो बहुत ही खुश होता हो। तो पार्टी में तो सब खुश होते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वाइन इज मेड इन। तो यहाँ पर पूछा सिंपली ये गया है कि जो वाइन है, शराब है, वो कहाँ बनाया जाता है? तो बताओ, ब्रेवरी में, बेकरी में, फैक्ट्री में या वार्डरोब में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो यहाँ पर देखो, आप लोग दो ऑप्शन जो है वो ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेकरी तो होगा नहीं, ठीक है, और फैक्ट्री तो होगा नहीं। अब मोस्ट कन्फ्यूज़न आपको दो ऑप्शन में होगा, एक इसमें और एक इसमें। तो अब जान लेते हैं। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रेवरी होगा, ठीक है, ब्रेवरी। तो देखो, बेकरी क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेकरी में जो है वो ब्रेड्स, मतलब खाने पीने का जो सामान है वो बनाया जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ ब्रेड इज़ मेड इन बेकरी, तो ये तो होगा नहीं। फैक्ट्री में क्या होता है? गुड्स यानी सामान, गुड्स आर मेड इन ए फैक्ट्री, तो सामान बनाया जाता है फैक्ट्री में, तो ये भी नहीं होगा। और वार्डरोब में क्या होता है गाइज? वार्डरोब में होता है क्या है कि क्लोथ्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, सॉरी बनाए नहीं, रखे जाते हैं, कपड़े वपड़े जैसे हैं ना, तो मतलब रखे जाते हैं। तो मैं इजली बोल सकता हूँ कि क्लोथ्स आर केप्ट इन वार्डरोब, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? शराब खाना, ठीक है, जहाँ पर शराब बनाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो वाइन इज़ मेड इन ए ब्रेवरी। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वाइन जो है कहाँ बनाया जाता है? ब्रेवरी, यानी वाइन इज़ मेड इन ब्रेवरी, याद कर लेना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ से हमको मिस स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताना है, यानी कौन सा वर्ड जो है वो गलत दे रखा है। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला है राइटिंग। तो बताओ क्या ये गलत है? मुझे तो नहीं लगता गलत है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं इसका, क्योंकि मिस स्पेल्ड पूछा गया हमसे। लाइटनिंग ये भी सही है, तो ये भी आंसर होगा नहीं, है ना। लेफ्टिनेंट तो ये तो गलत दे दिया है ना, तो यही जो है आंसर होगा। अब लेफ्टिनेंट का जो राइट करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, तो हम लोग जान लेते हैं। तो हमेशा याद रखना LI, ठीक है, UTEN, ठीक है, और ANT, लेफ्टिनेंट। हमेशा याद रखना है LIE, ठीक है, UTENANT, लेफ्टिनेंट का मतलब सबको पता है कि हाई रैंक के जो ऑफिसर हैं उन्हें ही कहा जाता है। और लाइटेन जो दिया है ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो मेरा ऑप्शन सी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय ए फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बताओ यहाँ पर एरर किस में है? तो पार्ट ए में एरर है, या पार्ट बी में एरर है, या पार्ट सी में एरर है, या नो एरर है। यदि पार्ट ए में एरर है तो आपका आंसर ए हो जाएगा, पार्ट बी में एरर है तो आपका आंसर पार्ट बी हो जाएगा, और आपका जब एरर पार्ट सी में है तो ये सी हो जाएगा, नो एरर है तो डी हो जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन में, आप इजली कर सकते हो इसको। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो पार्ट बी में है। अब क्यों एरर है? तो आपको हमेशा पता है यहाँ पे सफरिंग के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, ना कि बाई का। तो क्या हो जाएगा? द होल कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखो कुछ था, कुछ नहीं था, बस यहाँ पर आपको पता है, आपने शुरू में भी पढ़ा होगा। शुरू में का कहने का मतलब मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में भी आप लोग एक लेटर लिखते थे, तो उसमें भी लिखते थे ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पर जो सफरिंग है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ना कि बाय का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई सजेस्टेड दैट ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, या नो एरर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो जल्दी से बताओ। तो देखो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा हिंट्स मिल जाए आपको, देन आप इजीली से सॉल्व कर लो। तो देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है पहले तो वो समझो। यानी आई सजेस्टेड, मैं सजेस्टेड करता हूँ, दैट कि ही गोज़ टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन। यानी मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो मतलब जब जो है एग्ज़ाम देकर रिटर्न आ जाता है तो उसको जो है जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। यही हुआ ना इसका मतलब। यानी मैं सजेस्टेड करता हूँ कि जब वो रिटर्न आ जाता है मतलब एग्जामिनेशन से, ठीक है, एग्ज़ाम देकर वो जब रिटर्न आ जाता है तो एज सुन एज उसको मतलब जल्द से जल्द जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए जैसा सेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर गोज़ का प्रयोग कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। तो ही शुड गो टू द डॉक्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर था, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो क्वेश्चन है रेडी टू बिलीव एवरीथिंग, यानी वैसा व्यक्ति जो मतलब एकदम रेडी हो जाता हो, तैयार हो जाता हो कुछ भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए, ठीक है। तो रेडी टू बिलीव एवरीथिंग मतलब वो हर बात पर मतलब बिलीव करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो तैयार रहता है हमेशा, मतलब तैयार रहता है हमेशा, मतलब आप उसको कुछ भी कहोगे तो वो तुरंत यकीन कर लेगा, ठीक है। तो उस टाइप के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्रेडिबल बोलेंगे, इनक्रेडिबल बोलेंगे, क्रेडुलस बोलेंगे या इनक्रेडुलस बोलेंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। तो उस व्यक्ति को हम लोग क्रेडुलस बोलेंगे, ठीक है, याद रखना। क्रेडुलस यानी वो हर बातों पर विश्वास करने के लिए रेडी है, ठीक है। आप भले ही उसे झूठ कहो या सच कहो, वो हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 4 फुटेड एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जिसके 4 पाँव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेट्रापैड, क्वाड्रैप्ड, पॉलीपैड या डबल पैड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दो। ए 4 फुटेड एनिमल, ए 4 फुटेड एनिमल इसको क्या बोलेंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वाड्रप्ट, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा, या याद हो गया है तो अच्छी बात है। तो मतलब क्वाड्रप्ट कहते हैं, यानी जिस एनिमल के 4 पैर होते हैं उसको क्वाड्रप्ट, जैसे द काउ इज़ ए क्वाड्रप्ट एनिमल, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करते ही हो बहुत स्टूडेंट, लेकिन आप कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, ठीक है, जिससे मुझे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन फील होता है, मुझे अच्छा लगता है बस। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।